नहीं 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 आएंगी सर, नहीं आएंगी, सुविज्ञा नहीं आएंगी। ओके ऑल राइट, ठीक हाँ वो नहीं आएंगे। सलीन जी नमस्कार। ठीक, नमस्कार। ये रिकॉर्डिंग पे मेरी तरफ आ गया है ना दर्पण? आ गया है आपकी तरफ, रिकॉर्ड हो हाँ रहा है मेरी सब। तरफ आ गया, आ गया। उदय सर नमस्कार। कौशल जी नमस्कार। सर नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। गीता मैडम को, शैलेंद्र सर को, सभी को नमस्कार। प्रदीप सर को प्रणाम। उदय सिंह भाई सर नमस्कार। हाँ उनकी अभी वॉइस नहीं आई है, एक बार मैं पूछूं आखिर वो वॉइस के साथ दिक्कत तो नहीं हो रही है कुछ? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, उसमें आइए। शैलेंद्र सर क्या हाल चाल है आपके? हाँ कौशल, सर क्या हाल प्रणाम। चाल? सर प्रणाम। खुश हो गया, सब बढ़िया? जी जी सर। स्वास्थ्य अच्छा? जी और सब यूनिवर्सिटी में सब लोग ठीक ठाक? जी जी। चलो ठीक है, फिर बढ़िया रहना चाहिए। आमनी कैसी है? ठीक है सर। अच्छा, हमनी सर के फादर आजकल की वजह से क्या हुआ? हमनी के फादर पास हो गए कोविड की वजह से। कब कब? 28 अप्रैल में सर। ओहो, अब की तो कौशल ऐसा ही हुआ है, हर घर में हर परिवार में कोई ना कोई लोग हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो आपकी कलीग जिनको था वो ठीक हो गई, अब रिकवर हो गई कौशल जी? हाँ रिकवर कर रही है सर, अभी नेगेटिव तो नहीं हुई है। चलो चलो हो जाएंगे। हाँ मुनेश जी, सर ये मुझे लगता है कि इसमें कन्वीनर कौन है? मैं हूँ खुद। एजुकेशन में होगा, पांडा जी वाले में होगा फिर मेरा, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ऑल ओके राइट। सर, थैंक यू। शोभिता मैडम नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार मुनीष जी। चलिए स्वागत है आपका। कल्पना जी और रह रही हैं, कल्पना जी और रजनी रंजन सिंह जी को मैं बात करता हूँ जरा। अच्छा अच्छा देख लो। तुम्हें लैपटॉप में दिक्कत कैसे रहेगी? लैपटॉप रिस्पॉन्ड धीमे और कुछ खोल के दिखाओ। अभी ब्राउजर ही नहीं चल रहा, नेटफ्लिक्स से खोल के दिखाओगी तुम। कुछ नहीं खुलेगा उसको। यस सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। थोड़ा सा भागम भाग हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ना काम जो होना था। हाँ वो करवा के अभी लौटे। वो जरूरी उदय है। सिंह भाई साहब को प्रणाम। हाँ वो हो गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं तो पहले ही प्रणाम कर रहा हूँ सर आपको। अरे उस समय तक मेरे को आवाज ही नहीं आ रही थी। नमस्कार नमस्कार रजनी आइए रंजन आइए सिंह जी नमस्कार। रजनी सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है स्वास्थ्य वगैरह आपका रजनी सर? हाँ हाँ एकदम सभी को डॉक्टर, एकदम से नमस्कार, बढ़िया। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ओके कल्पना जी और कनेक्ट हो जाए।
बस 2 मिनट में एक और हमारी मेंबर हैं वो और कनेक्ट हो जाए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर। इतने हम लोग हालचाल लेते रहते हैं एक दूसरे के प्लेस का वो इम्पोर्टेंट है आजकल। कैसे हैं आपके हालचाल? ठीक ठाक है ना आप लोग? अरे भाई हम लोग ठीक है, आप बताइए, आप मुख्यमंत्री जी के उससे हैं, शहर से, वहाँ का हालचाल बताइए। मुख्यमंत्री जी के शहर से तो है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और देखिए रिकॉर्ड पे है, ये सब रिकॉर्ड पे है। वो तो जो है ना सिंह साहब के यहाँ है। तो मतलब सिंह साहब से पूछ ले हम हालचाल। हाँ ठीक है, स्थितियां थोड़ी बेटर हो रही हैं ऐसा लग रहा है। हाँ। थोड़ा बेटर हो रही है। सरकार किसी की, लेकिन ये जो पेंडेमिक है वो यदि किसी की भी सरकार होती तो शायद ये वो दामन पे दाग उसी को लगना था जो जिसकी सरकार अभी है। तो जिनकी सरकारें नहीं है वो लकी है, वो लकी है। ये नहीं आ रहा उन पे। मतलब आपदा में उनके लिए ये अवसर है। हाँ आपदा में अवसर है, बोलने का अवसर है। बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं, करना तो नहीं है कुछ। और गया का हालचाल क्या है कौशल जी? गया का हाल भी सब ठीक ही है। हाँ ठीक तो नहीं होगा, ठीक ही होगा। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। प्रदीप सर, मेरठ वाले लोग कह रहे थे जो लखनऊ में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि लखनऊ से निकलकर मेरठ में पहुंच चुका है, तो मेरठ का क्या हालचाल है सर? मेरठ तो आप देखो हर चीज में आगे रहता है, तो सबसे ज्यादा केसेस इस समय मेरठ में ही है। और कैजुअलिटीज भी बहुत हैं, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कह रहे ये जो उदय जी कह रहे थे वो बात ठीक है कि थोड़ा ढलान तो आया है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो केसेस कम हुए, लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति। चिंताजनक तो है ही है। सर हमारा मतलब कोरम पूरा हो चुका है, तो हम लोग मीटिंग की शुरुआत कर लें। बिल्कुल। तो आज की इस मीटिंग में मैं आप सभी बाह्य और आंतरिक सदस्यों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच 2 स्पेशल इनवाइटी मेंबर हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इनवाइटी मेंबर हमारे जो हैं वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के, और मेरी सहयोगी डॉक्टर रश्मि गोरे हमारे साथ इंटरनल स्पेशल इनवाइटी हैं। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मैं एक बार परिचय करा दूं बाकी लोगों का। हमारे साथ आज इस मीटिंग में प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा मेरठ यूनिवर्सिटी से हैं। उसके बाद प्रोफेसर उदय सिंह गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर कौशल किशोर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हैं। प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी हमारे सबसे नज़दीकी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से हैं। और मेरे इंटरनल डॉक्टर गीता डोडेजा जी जो डीबीएस कॉलेज से हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शोभिता अग्रवाल जी जो डीडब्ल्यूटी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव जी जो महिला महाविद्यालय की बीएड की हेड हैं। इतने लोग हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक लेटर आपको भेजा था, पूरा व्हाट्सएप पर ही भेजा था, वो एक रजिस्ट्रार की तरफ से ऑफिशियल लेटर तो नहीं था। और उसमें एक एजेंडा भी मैंने पॉइंट आउट कर रखा था कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो शासन से हमारा आया है, उस प्रोग्राम को हम लोगों को इस बोर्ड ऑफ स्टडीज पर मंथन करना है कि क्या हम उस प्रोग्राम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या किस तरीके से कर पाएंगे। तो पहले मैं कुछ रिमार्क्स के लिए इस हाउस को ओपन करता हूं, और मुझे लगता है यदि आप सभी लोग मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दें तो ये हमारे लिए सच में एक खुशी का समय है कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा खुद इसमें शामिल हैं। और प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने क्योंकि इस पूरे के पूरे सिलेबस को ड्राफ्ट किया स्टेट लेवल पर, तो मैं ओपनिंग वर्ड्स के लिए सर से ही कहूंगा और बाद में फिर हम लोग जो भी चीजें होंगी फिर ओपन करके चीजों को डिसाइड करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है आप तक?
एकदम सर, एकदम क्लियर सर। इस जो समिति है की बैठक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे मेरे मित्र प्रोफेसर मुनीश कुमार जी, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ प्रोफेसर उदय सिंह जी, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों में प्रोफेसर कौशल किशोर जी, प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा जी, प्रोफेसर गीता, डॉक्टर कविता, कल्पना एंड डॉक्टर रश्मि गोरे। बहुत आभार कि विश्वविद्यालय का भी और मुनीश जी का व्यक्तिगत कि मुझे इसमें प्रतिभाग करने का भी मौका दिया और पहले अपनी बात रखने का भी मौका दिया। और मुनीश जी, आपने सोचा होगा बूढ़े लोगों का पहले आभार तो बाद में मैं व्यक्त करूंगा ही करूंगा। सुनिए, तो आपने सोचा होगा पहले थोड़ा बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं, फिर कौशल जैसे लोगों पे बात भी जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि इसमें कई सारे लोग हैं, कई जगह के लोग हैं। तो मैं 10-15 मिनट में एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ जिसमें 4 मुख्य पात्र हैं, और तब हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं और हमको क्या करना है। तो मुनीश जी, आपकी इजाजत से वो कहानी नरेट करता हूँ। जिसके 4 एक्टर हैं, NEP 2020, राज्य सरकार, NCTE और आपका विश्वविद्यालय भी है। उसके बाद कल उदय जी का भी होगा, परसों शैलेंद्र वर्मा जी का भी होगा, और फिर हम। तो 4 मुख्य पात्र हैं। NEP 2020 कई सारी बातें कहती है, लेकिन मैं सिर्फ वो बातें रखूंगा जिसके परिप्रेक्ष्य में आज ये मीटिंग हो रही है। NEP 2020 ने ये कहा कि जो देश में ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है उसका ढांचा बदलना चाहिए, और उसने 2 बड़ी बातें कही कि अभी बच्चा 3 साल पढ़ता है ग्रेजुएशन में, वो 1 साल और पढ़ सकता है, 4 साल पढ़ सकता है। और उसने कहा कि अभी जो बच्चा पढ़ता है वो 1 साल के बाद अगर छोड़ना चाहे तो उसके पास कोई अवसर नहीं है, 2 साल के बाद छोड़ना चाहे तो कोई अवसर नहीं है। तो उसने कहा कि 2 बदलाव किए ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कि अगर वो 1 साल बाद छोड़ेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 2 साल बाद छोड़ेगा तो उसको डिप्लोमा दे सकते हैं, 3 साल बाद छोड़ेगा तो ग्रेजुएशन दे सकते हैं, और अगर 1 साल और लगा देगा तो उसको ग्रेजुएशन विद रिसर्च दे सकते हैं। ये इसने कहा। यानी अब मैं मानता हूं कि जो देश में ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम है वो 4 साल के हैं। पहली बात उसने ये कही। दूसरी बात उसने टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ये कही कि 4 years B.Ed इंटीग्रेटेड विल बी द फ्लैगशिप प्रोग्राम, कि हमारा 4 साल का B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, और जो सबसे ज्यादा महत्व का होगा, सबसे पॉपुलर होगा। यानी वो 4 साल के ग्रेजुएशन की भी बात कर रही है NEP, और 4 साल के इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम की भी बात कर रही है। तो उसकी अपेक्षाएं और थी कि बच्चा जो पढ़े उसमें सिर्फ वो अपने विषय ही ना पढ़े, वो अन्य विषय भी पढ़े। जैसे मैंने अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकूं, ऐसा भी अवसर हो मेरे पास। और उसने कहा, NEP में ये भी कहा गया कि मैं खाली यही दूसरा विषय ही ना पढूं, मैं कुछ वोकेशनल और लाइफ एनहांसिंग स्किल्स भी सीखूं। ये NEP ने कह दिया। और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन ये 2-3 बिंदु प्रासंगिक है। तो ये तो रही पहले पात्र की भूमिका। अब जो दूसरा पात्र मैं उठाता हूं वो है राज्य सरकार, और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष बधाई की पात्र है कि जैसे ही NEP आई उसने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और उस टास्क फोर्स ने हर सब्जेक्ट में विशेषज्ञों की एक समिति बना दी कि आप देखें NEP की भावना के अनुरूप हम अपने पाठ्यक्रम को कैसे संवर्धित कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और उसी कड़ी में अन्य पाठ्यक्रमों के लिए पहले विशेषज्ञ तय हुए, B.Ed इंटीग्रेटेड के लिए बाद में समिति बनी, और मैं उसका एक सदस्य था। और आपको ये जान के प्रसन्नता भी होगी कि सारे विषयों का पाठ्यक्रम बन गया है और शासनादेश आ चुका है। इस सत्र से उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में ये जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है ये चलने वाला है, जिसमें 1 साल के बाद एग्जिट है, 2 साल के बाद एग्जिट है, 3 साल के बाद एग्जिट है,
और 4 साल के बाद एग्जिट है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है, दूसरी स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट लेने की चॉइस है, वोकेशनल स्किल्स भी है, लाइफ एनहांसमेंट स्किल्स भी है, ये सब कुछ बना दिया गया। अब जब हम लोगों की समिति बनी तो हम लोगों ने मंथन किया और ये पाया कि हमने, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, तो हम भी वही, और एनईपी जो चाह रही है, तो हमारा कोर्स भी 4 साल का है, तो हमने जो स्ट्रक्चर अन्य ग्रेजुएशन में है उसको फॉलो करते हुए अपना पाठ्यक्रम तैयार किया, पहली बात। और इसमें विशेषता क्या, इस पर मैं बाद में आऊंगा। तो ग्रेजुएशन का भी कोर्स बन चुका है जो लागू हो जाएगा, और ये सर की आवाज लगता है चली गई है। हाँ डॉक्टर साहब की आवाज थोड़ी सी। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ ओके सर। तो एनसीटी 2014 में एक रेगुलेशन लाती है जिसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड का प्रोग्राम है, और वो कई सालों में चल भी रहा है, मुझे लगता है कौशल के यहाँ भी चल रहा है, और करने के लिए। उसके बाद एनसीटी 2018 में एक नया प्रोग्राम लेके आती है, हाईटेक, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। वो भी दो, पहला आईटेप प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, और दूसरा आईटेप अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एक बीए बीएड का प्रोग्राम है, फिर एक 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और फिर 2020 में एनईपी कहती है कि जो प्रोग्राम होगा वो बीएड इंटीग्रेटेड नाम से होगा। तो आज की डेट में हमको ये नहीं मालूम कि जो 4 ईयर का प्रोग्राम भी एनईपी कह रही है उसका सही नाम क्या होगा। हमने एक नाम रखा है उसमें, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यही नाम रहने वाला है, क्योंकि एनसीटी इज साइलेंट। एनसीटी कुछ नहीं बोल रही, साल भर होने को जा रहा है, एनईपी को आए हुए। तो हमारे पास जो कुछ है, अगर कहीं पे किसी विश्वविद्यालय में चल रहा है, तो मेरी नॉलेज के अनुसार वो एक ही प्रोग्राम चल रहा है, या तो बीए बीएड कहीं चल रहा है या बीएससी बीएड चल रहा है। अब मैं इस पाठ्यक्रम पे आ जाता हूँ, और एक चीज आप सबको पता है, क्योंकि आप सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कि जब तक एनसीटी अप्रूवल नहीं देगी हम कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। सरकार की समिति को ये बात कम समझ में आती है, क्योंकि वो अन्य प्रोग्राम्स को देखते हैं उन्हें लगता है कि हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, लेकिन जब तक सरकार ये एनसीटी ये प्रोग्राम नहीं डिसाइड करेगी कि इसका नाम क्या होगा, रेगुलेशन क्या होंगे, किस तरह से चलेगा, तो मुझे नहीं पता कि हम कैसे चलाएंगे इसको। ये जो पाठ्यक्रम बना है, जिसकी चर्चा मुनीश जी कर रहे हैं और जिसके लिए बैठक हो रही है, इस पाठ्यक्रम में हमने एक परिवर्तन किया है। वो ये कि ज्यादातर अभी जो 4 साल के पाठ्यक्रम चलते हैं उसमें हमको कंटेंट भी पढ़ाना होता है, और कंटेंट कैसे पढ़ेंगे ये भी पढ़ाना है। तो कंटेंट क्या पढ़ाएंगे हम ये भी डिसाइड करते हैं, लेकिन हमने इसमें ये काम नहीं किया है। हमने ये किया है कि कंटेंट वो पढ़ेगा बच्चा जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं अगर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का वही सिलेबस पढ़ूंगा जो बीए में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जा रहा होगा। ये हमने किया है इसमें। दूसरा, पहले साल बच्चा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, दूसरे साल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, साथ में टीचर भी पढ़ता रहेगा। तीसरे साल उसके पास विकल्प है कि वो पॉलिटिकल साइंस को अपनाना चाहता है या इकोनॉमिक्स को वो पढ़ेगा। और तीसरे साल में इस पाठ्यक्रम में हमने उसको एक अवसर दिया। वो अवसर ये कि अगर वो 3 साल के बाद उसे लगता है कि 3 साल के बाद उसे ये लग रहा है कि उसको टीचर नहीं बनना या वो इधर नहीं जाना चाहता, तो वो 3 साल में एग्जिट भी कर सकता है। और एग्जिट करने के अलावा, एग्जिट करेगा तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। उसके सामने एक अवसर है कि वो तीसरे साल के बाद चौथे साल पॉलिटिकल साइंस अगर उसने लिया तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन विद रिसर्च कर सकता है,
और अगर उसने तीसरे साल में ये तय किया कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, तो वो चौथे साल में पूरा हमारा सिलेबस पूरा पढ़ेगा पूरे साल, और उसको हम BA BEd इंटीग्रेटेड BEd देते हैं। और 3 साल में वो अपने बोर्ड सब्जेक्ट के साथ टीचर एजुकेशन भी पढ़ेगा, कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी पढ़ेगा, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी पढ़ेगा। ऐसा करके हमने ये पाठ्यक्रम बनाया है। तो पाठ्यक्रम अपनी तरफ से कंप्लीट है, लेकिन जो इसमें तकनीकी बाधा मुझे नजर आती है वो ये कि NCT से तो हमको ITEP कहीं किसी को मिला नहीं है, तो ये पाठ्यक्रम चलेगा कैसे, पहली बात। और अगर चलने की कहीं कोई संभावना मैं देख पाता हूँ तो वो ये कि हमारे यहाँ अगर आपके यहाँ कहीं भी BA BEd या BSc BEd चल रहा हो, तो चूंकि वहां पर ग्रेजुएशन का नया पाठ्यक्रम लागू होगा, तो वहां इसको आप एज ए पायलट तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक NCT नहीं कहेगी आप इसको कर कैसे सकते, चला कैसे सकते। मजाकिया तौर पे मैं कहूँ, गोली तो हमने तैयार कर दी लेकिन बंदूक का है। These are my opening remarks। अब अगर इसमें कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पाठ्यक्रम आपके पास है, मोदी जी के पास है, मेरे पास है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये स्टोरी है जो मैंने आपको कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक ओवरव्यू हमें मिला और शायद वहीं से एक चीज भी मिली कि हमारे पास पाठ्यक्रम तो बनकर तैयार है, लेकिन हमें NCT का जब तक रिकॉग्निशन ऑर्डर या परमिशन नहीं मिलेगी तब तक शायद हम लोग इसको नहीं चला पाएंगे। मेरे विश्वविद्यालय में अभी तक केवल 2 ईयर BEd प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। BSc BEd और BA BEd जैसा कोई भी प्रोग्राम हमारे किसी भी कॉलेज या कैंपस में नहीं है। तो मैं मेरे ख्याल से इसी चर्चा को क्योंकि प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी की ड्वेल कैपेसिटी है कि एक वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हेड तो हैं ही हैं, लेकिन NCT से भी कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है मैं उनको थोड़ा सा इसको डिस्कशन में लेकर आऊंगा। और जो प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी जिस तरह से कह रहे हैं, क्या यही लाइन ऑफ एक्शन होगा या कुछ और भी हो सकता है हमारे पास? प्लीज प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी। थैंक यू प्रोफेसर मुनीश जी। और सबसे पहले प्रदीप सर को नमस्कार, और हमारे जितने भी उदयवीर सर को भी नमस्कार, और जितने भी बाकी कुलीग हैं सबको गुड आफ्टरनून कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एग्री करता हूँ प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी के स्टेटमेंट से कि जो मेजर प्लेयर्स हैं अभी के सिनेरियो में यदि देखा जाए, और जो मेजर जो पॉलिसी से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं, 2 पार्ट हैं। एक तो बेनिफिशियरी का पार्ट है और दूसरा पार्ट है कि जो पॉलिसी को अप्रूव करता है। पॉलिसी अप्रूवल के पार्ट पे यदि देखा जाए तो सबसे पहली बात जो है, हमारे पास जो रेगुलेटरी बॉडी है डेफिनेटली नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जब तक कंप्लीट एक मॉडस ऑपरेंडी डिसाइड नहीं करती है कि हमें किस तरीके का मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मॉड्यूल क्या हो। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी करिकुलम फ्रेम किया है और उसमें जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के जो सेवरल माइल स्टोन्स जो डिसाइड किए हैं, वो अपने आप में वो एक जो UGC का जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो एक मॉड्यूल है और जो एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो बाकी कोर्सेज में जो एक पैटर्न है जो चल रहा है, उसको ध्यान में रख करके किया गया है। लेकिन जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं खास करके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में था और बाकी जगह भी, तो 2 तरह के प्रेशर हमारे पास होते हैं। एक तो ये होता है कि यूनिवर्सिटी को बहुत कभी-कभी जल्दीबाजी होती है कि हमें कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, और हम यूनिवर्सिटी वाले कभी-कभी प्रोग्राम को लॉन्च भी कर देते हैं और बिना सोचे समझे कि इसका लीगल पार्ट क्या होगा और इसका जो खास करके जो स्टूडेंट जब पास आउट करके निकलेंगे तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होगी, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और तब जब जा करके जब हो सकता है कि फर्स्ट बैच सेकंड बैच जब निकल जाता है तो एक लीगल इश्यूज बनते हैं, जिसको फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी, फिर स्टूडेंट और फिर कहीं ना कहीं फिर NCT को भी आता है
कि भाई यहाँ पे ये प्रोग्राम बिना एनसीटी के मान्यता के चल गया था, उसके बाद फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव वे में उसको मान्यता प्रदान करें। या बहुत सारे केसेस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के केस में भी मैंने देखा कि राजीव गांधी जो कैंपस है बरकच्छा पे, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे टीचर एजुकेशन के, और जिनका बेसिकली मान्यता बहुत ही लेटर ऑन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना एक प्लानिंग लेवल का जो पार्ट है कि करिकुलम को हम किस तरीके से ड्राफ्ट करें, क्योंकि जब आईटेप और जब आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज को यदि देखें तो आपको लगेगा कि लब्बो लुआब एक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, नोमेनक्लेचर का डिफरेंस है, लेकिन जो एक प्रोग्राम का जो एक आप यदि विजन देखें, प्रोग्राम का यदि एक सरकमफेरेंस देखें, तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही मिलता जुलता है। तो ये सबसे पहले नोमेनक्लेचर चाहे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, मतलब ये एनसीटी डिसाइड करेगी कि हमारे पास जैसे अर्ली चाइल्डहुड, अब जब लेवल को यदि देखें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यहाँ से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेकर के प्री प्राइमरी से लेकर के, प्राइमरी से लेकर के, सेकेंडरी से लेकर के और हायर सेकेंडरी, अब हमारे पास टीचर एजुकेशन के इतने सारे लेयर्स होने वाले हैं। अभी चल रहा है लेकिन अब वो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होने वाले हैं। तो उस फॉर्मुलेशन में अब हमारे पास जो मल्टीपल एंट्री और जो मल्टीपल एग्जिट के जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, अब वो स्टार्ट होगा कहाँ से, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से। अब जहाँ पे खास करके अब वो सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम होगा या डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम होगा। जैसे अभी एनसीटी के भी यदि आप 2014 रेगुलेशन को देखें तो आप वहां पे भी देखेंगे कि सेवरल डिप्लोमा लेवल हैं, और उसके बाद यदि आप देखें तो फिर डायरेक्टली फिर डिग्री लेवल के प्रोग्राम। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट में क्या हम कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम दे सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम यदि देंगे तो उसका टेनियर कब, बच्चा कब एडमिशन लेगा और कितने पीरियड के बाद वो एग्जिट करेगा, एक सबसे पहला सवाल। दूसरा ये कि डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में भी कितने लेयर्स के डिप्लोमा हम यूजुअली देंगे, एक डिप्लोमा और एक हायर डिप्लोमा जिसको हम एडवांस डिप्लोमा भी कहते हैं, ये भी हम देखें। वो यदि डिप्लोमा दें तो उस डिप्लोमा पास आउट करने के बाद बच्चे का एम्प्लॉयबिलिटी का क्या होगा, और जब एम्प्लॉयबिलिटी में जब तक एनसीटी के वेबसाइट पे और एनसीटी की जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक वो सर्टिफिकेशन का और डिप्लोमा का कहीं कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि उसके पास ऑर्नामेंटल डिग्री या सर्टिफिकेट हो जाए लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी फिर उसको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर एजुकेशन में बच्चा का एक ही होता है कि हमारा प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इसके बाद किसी न किसी सर्टेन प्रोफेशन में हम चले जाएंगे और टीचिंग प्रोफेशन में चले जाएंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल एंट्री और जो मल्टीपल एग्जिट के जो डिफरेंट जो लेयर्स हैं, उस लेयर्स का हमें एक बहुत ही सावधानी पूर्वक एग्जिट डिसाइड करना होगा, और एग्जिट जब डिसाइड करेंगे तो वो एनसीटी के रूल्स के एग्जिस्टिंग रूल या जो आने वाला जो रूल है उसके साथ उसकी कॉम्पेटेबिलिटी हो। अदरवाइज फिर क्या होगा कि हम उसी जद्दोजहद में रहेंगे कि बच्चे को तो हम डिग्री बांटेंगे और फिर क्या होगा कि वो 10 तरीके के लिटिगेशंस होंगे और उसके बाद आप भी सफर करेंगे और आपसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट सफर करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी जहां तक एनसीटी का सवाल है, एनसीटी बेसिकली अभी इंटरनली, क्योंकि बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक रीजनल कमेटी के मेंबर हैं, एनआरसी के मेंबर हैं, और एनआरसी में आप जानते होंगे कि यहाँ पे पॉलिसी लेवल के या प्लानिंग लेवल के कोई वर्क नहीं होते। ये जितने भी होते हैं उनका जो एक जनरल बॉडी है या जो सेंट्रल बॉडी है एनसीटी का, वही ये सब डिसाइड करती है। तो अभी खास करके इनके इंटरनल अभी करिकुलम के लेवल पे बहुत सारे कमिटीज बनी हुई हैं, उस पे वर्क चल रहा है बहुत ही एनसीटी ने भी बहुत लेवल के करिकुलम को ड्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन अभी ऑफिशियली वो नोटिफाई नहीं हुआ है। और जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं होगा तब तक किस करबट वो बैठेगा, तब तक हम बहुत ही शॉर्ट नहीं कुछ कह सकते कि ये इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेरे हिसाब से अभी जो आपके लेवल पे जो प्लानिंग है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज और यहाँ पे जिस डिस्कशन के लिए हम लोग आए हुए हैं, उसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें एक अपने फैकल्टी का या स्कूल का या डिपार्टमेंट का पोटेंशियल देखना पड़ेगा
कि हमारे पास कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे पास कितने टीचर्स हैं, हमारे पास और अभी जो बीएससी या बीए जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रिक्वायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या रिक्वायरमेंट है। इसको एक मैपिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि और मैपिंग के बाद, क्योंकि कभी कभी होता है कि यूनिवर्सिटी के जो हेड अथॉरिटी होते हैं वो डिपार्टमेंट पे डालते हैं कि आपने ऐसा मुझे बताया नहीं कि आपके डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम आप चला सकते हैं। तो ये कमिटी डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर मुनीश कुमार जी ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि वो उनका अपना एक पोटेंशियल क्या है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स क्या है, और एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो किन किन प्रोग्राम को चलाने के माध्यम से हो सकता है। तो ये इसको और उसको एक बोर्ड ऑफ जो स्टडीज के मीटिंग में उसको एक ऑथेंटिकेट किया जा सकता है और उसकी स्टैंपिंग हो सकती है कि हाँ ये प्रोग्राम चलाया जा सकता है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हाँ हम इस लेवल के प्रोग्राम चलाएंगे, यहाँ पे इसने इतने लेवल के जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो एनसीटी जिसकी बात कर रही है, जैसे बीएससी इंटीग्रेटेड, उसको हम मल्टीपल लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका भी डिवीजन वही होना चाहिए जो एनसीटी अभी डिप्लोमा लेवल की बात कर रही है। जैसे सर्टिफिकेशन की अभी कोई बात नहीं कर रही और सर्टिफिकेशन के एम्प्लॉयबिलिटी की बात नहीं कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए बेसिकली मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलेगा और उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा डेफिनेटली टीचर एजुकेशन को दिया जाएगा, और उसमें भी हो सकता है कि टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाए या जैसे एनआईओएस है, जैसे एनसीईआरटी है, इस तरीके के भी सेंट्रल बॉडीज को दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है, लेकिन वो भी ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना परस्यू करती है कि हम ये कार्य को भी हम स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं और स्टेट लेवल के रिक्वायरमेंट को हम स्टेट वाले ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग बेटर उनके नीड को कैटर करेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक मैप करना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में टीचर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर सकता है और डिपार्टमेंट क्या नहीं कर सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है, और हम जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के जितने भी लोग होते हैं वो तो केवल आप ही के आइडिया को वो स्टैंपिंग कर लेते हैं और उनको लगता है कि कुछ करना है हमें, तो वो एक दिन और या 2 दिन का आपके पास अवसर देते हैं कि 2 दिन में हमें आप करिकुलम ड्राफ्ट करके दे दीजिए, 2 दिन में आप हमें बता दीजिए कि आप क्या क्या लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे बेहतर पार्ट है कि एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक वेल इन एडवांस करके इस मीटिंग को कॉल किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि जितने भी पोटेंशियल हैं डिपार्टमेंट लेवल पे जितना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस बात की चर्चा कर रही है, और उसमें खास करके चाहे वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का पीएचडी के प्रोग्राम में जो 8 क्रेडिट का प्रोग्राम है वो भी आपके टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी डिप्लोमा और या सर्टिफिकेट का प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है, और सबको इंटीग्रेट किया जा सकता है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के प्रोग्राम में। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमें लगता है कि टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, और यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यदि देखें तो आपको लगेगा कि पूरा जितने भी अधिक से अधिक एक्सपेक्टेशन केवल टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उन सभी चीज को मैप करके और अपने एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को मैप करके और उसके बाद हमें एक आगे बढ़ना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यदि हम इस प्लान पे यदि हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीटी, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके एस्पिरेशन को हम फुलफिल कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से ये वर्ड्स हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर पुनीता गोविल जी का भी स्वागत करूंगा, एएमयू से जो हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, और मैडम को कोविड हो गया था। मैडम से मैं उम्मीद करता हूँ अब अच्छी होंगी, और आगे अभी मैडम के साथ बात करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 2 हम लोगों को बहुत जो शुरुआती विचार हैं वो मिल चुके हैं, एक प्रोफेसर पीके मिश्रा जी द्वारा और एक प्रोफेसर आर सिंह द्वारा। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो इसमें अंतर लग रहा है, एक तो एनसीटी वाला जो है, जो आईटेप प्रोग्राम है, उसमें जो सारे टीचर्स का सिलेक्शन है
वो एक बीएड कॉलेज को ही करना है, प्रोग्राम को ही करना है। मतलब वहाँ यदि बीएससी फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स का टीचर भी जो है डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड होगा, जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम जो यूपी स्टेट वाला है, इसमें बीएससी फिजिक्स जो है वो पढ़ेगा कंसर्न डिपार्टमेंट में, और यहाँ वो केवल एजुकेशन को पढ़ने आएगा। ये दो डिफरेंस है। और मुझे लगता है इसी उसमें मैं प्रोफेसर कौशल किशोर जी को लाना चाहूँगा, क्योंकि उनके यहाँ 4 ईयर प्रोग्राम चल रहा है। वो कैसे चल रहा है और किस तरह का हमारे प्रोग्राम से डिफर है, और हमें किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा मैं उनके वर्ड्स और पहले लेना चाहूँगा। कौशल सर। थैंक यू मुनीश सर। दीप सर को प्रणाम करते हुए सभी को नमस्कार। सुनीता मैम कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। मुझे पता चला कि मैम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जुड़ पाए हैं, बड़ी बात है। बेहतर हूँ सर पहले से। थैंक यू। ये जो बात चल रही थी उसी लाइन में जो जैसा प्रदीप मिश्रा सर ने कहा और रजनी रंजन सिंह सर ने कहा, देखिए एक तो मैं सर का ही वो बोरो करते हुए प्रदीप मिश्रा सर ने जो 4 प्लेयर बताए, 4 एक्टर्स बताए, उन्हीं से बात मैं भी कंटिन्यू करता हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो। एनईपी की जब हम बात कर रहे हैं तो सच बात है कि एनईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। एनईपी लिखती है कि इट विल बी अ डुअल मेजर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, एंड वो स्पेसिफाई करती है कि डुअल मेजर किस किस में होगा। एक एजुकेशन में होगा और दूसरा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगा। साइंस हो सकता है, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, और भी उसमें बहुत सारे स्कोप खोले हैं इसमें। तो एक बेसिक सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन का मेजर, और जो दूसरा एजुकेशन का होगा। इसका मतलब वो दोनों को, कंटेंट को और पेडागोजिकल पार्ट को, दोनों को इक्वल वेटेज दे रही है, दोनों को मेजर कह रही है। और जो प्रदीप मिश्रा सर वाली कमेटी ने जो बनाया है डॉक्यूमेंट, उसमें ये बात साफ साफ रिफ्लेक्टेड है, वो उसी के इन ट्यून है जो एनईपी कह रही है। जब बात आती है एनसीटी की, मैं पहले एनसीटी को ले लेता हूँ। तो एनसीटी का जो अपेंडिक्स 13 जिसकी बात हुई 2014 में, जो रेगुलेशन आए थे बीए बीएड और बीएससी बीएड, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आज के डेट में पूरे देश भर में 250 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हम भी एक हैं। रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी उन्हीं में हैं, उनमें भी वही मॉडल है अपेंडिक्स 13 वाला। और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड देखते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड, वो सब अपेंडिक्स 13 वाला प्रोग्राम है, जिसमें ग्रेजुएशन का कंटेंट प्लस बीएड का जो पेडागोजिकल पार्ट है, दोनों को बराबर वेटेज है। वो उसी तरीके से है जैसा एनईपी प्रपोज कर रही है, डुअल मेजर, जिसमें एजुकेशन का जो कंपोनेंट है, जो बीएड का कंपोनेंट है, उसको टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है, और जो ग्रेजुएशन का कंपोनेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेंगे। वो लिखता भी है उसमें, अगर आप उस गजट को देखें, एनसीटी के अपेंडिक्स 13 को, नॉर्म्स को देखेंगे, तो वो लिखता भी है कोऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स को कहता है। यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स है, उनको वो कहता है कि वो बेसिक अपना लिबरल कोर्स वो बोलता है उनको कि बच्चे अपना लिबरल कंपोनेंट वहां पढ़ेंगे। यानी कि अगर वो बीए बीएड कर रहे हैं तो बीए के कंपोनेंट उन डिपार्टमेंट्स में पढ़ेंगे, और बीएड का कंपोनेंट वो टीचर एजुकेशन में पढ़ेंगे। बीएससी बीएड कर रहे हैं तो बीएससी का कंपोनेंट साइंस के डिपार्टमेंट्स में पढ़ेंगे। और ये अपेंडिक्स 13 है जो ठीक है, और उसमें और एनईपी में कहीं कोई विभेद नहीं, वो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। एक्चुअली नाम भर अलग अलग है। वो कह रहा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू बीए बीएड बीएससी बीएड, ये एनसीटी का डॉक्यूमेंट कह रहा है, एनईपी कह रही है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। सिर्फ इतना डिफरेंस है। जब जो एनसीटी का जो नया रेगुलेशन वाली में बात आती है, जो 2018 में जोड़ा आईटीईपी के नाम से, जिसको अमेंड करके हड़बड़ी में फिर 2019 में फिर से जोड़ा गया, जो आज की डेट में कहीं नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिएगा डॉक्टर मुनीश सर, वो अभी तक कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है। ये अलग बात है कि अभी हाल ही में, ये बिल्कुल मैं अनऑफिशियली इसको बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि, और रजनी रंजन सर इसको बेहतर जान रहे होंगे जो एनसीटी में चल रहा है, उन्होंने बताया भी कि बहुत सारी कमेटीज बनी हैं। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड को आईटीईपी, जो कि ठंडे बस्ते में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, जिसको कि एनसीटी का प्रोग्राम था 2020 से शुरू करने का, और नहीं हो पाया 2020 से शुरू, क्योंकि उसके सिलेबस, उसका मॉडल क्या होगा वो फाइनल नहीं हो पा रही थी चीजें। उसके सिलेबस को और उसको एक्टिवेट करने के लिए कमेटी बनी है एनसीटी में, जिसको एक बहुत सीनियर प्रोफेसर चेयर भी कर रहे हैं। और जब वो देखा गया तो पाया कि वो जो विजुलाइज किया गया अपेंडिक्स नए वाले में आईटीईपी में, वो और जो सिलेबस जो चलेगा, वो दोनों मिसमैच है एक तरीके से। तो अभी क्या हुआ कि और ये हुआ कि ये अपेंडिक्स जो नए वाले जो आईटीईपी, जो कि मूलतः एनईपी के भी अगेंस्ट ही है एक तरीके से। जो एनईपी कह रही है उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं,
जो अभी महेश सर आपने पॉइंट उठाया वो बिल्कुल सही है। नया वाला जो ITEP प्रोग्राम है जो अभी कहीं नहीं चल रहा है, जो NCT में है, उस प्रोग्राम में उम्मीद है कि वही एक टीचर जो अपॉइंट, सपोज मैथमेटिक्स के लिए व्यक्ति अपॉइंट होगा तो ग्रेजुएशन का BSc का मैथमेटिक्स भी वही पढ़ाएगा प्लस पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स भी वही पढ़ाएगा। वो इन टोटल 16 टीचर्स की बात करते हैं जो कि पूरा का पूरा कंटेंट, पेडागोजी, ग्रेजुएशन कंटेंट सब पढ़ा देंगे। अगर हम उस पर जाएं तो उससे कहीं अगर बिटवीन द लाइंस उसको एक्सट्रैक्ट करें तो ये समझ में आता है कि ग्रेजुएशन के कंपोनेंट से कॉम्प्रोमाइज होकर रहे हैं। जो कंटेंट है ग्रेजुएशन का, जो BSc को जो किसी भी सब्जेक्ट को मेजर देने की बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं एक टीचर मैथमेटिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक फिजिक्स का होगा अगर हम BSc BEd कर रहे हैं, एक उनमें लैंग्वेज का होगा क्योंकि लैंग्वेज सब में मैंडेटरी होगा। इस तरह से करके कुछ फाउंडेशन के होंगे, कुछ पर्सपेक्टिव के होंगे, टोटल मिलाकर 16 लोग होंगे। कैसे एक व्यक्ति केमिस्ट्री का BSc की पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ा लेगा और केमिस्ट्री की पेडागोजी भी पढ़ा लेगा, तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन ग्रेजुएशन के कंटेंट को डाउन करने से है। जिसके बाद वो डिग्री क्या देंगे ये स्पेसिफाई नहीं है उसमें, क्योंकि कोई ना कोई डिग्री तो जो स्पेसिफाइड नोमेनक्लेचर है UGC के, स्पेसिफाइड डिग्री जो उन्हीं में से होगा, तो डिग्री क्या होगी ये उसमें कहीं मेंशन नहीं है। प्लस उनका आगे एम्प्लॉयबिलिटी उसके बाद क्या होगी, उनका वर्टिकल ग्रोथ, लाइन लिखी जरूर है कि वर्टिकल मोबिलिटी विल बी टेकन केयर, लेकिन वो कैसे होगी, कहाँ जाएंगे, क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे, MSc या MA कर पाएंगे, क्या वो MEd कर पाएंगे, ये सारी चीजें उसमें क्लियर नहीं है। और MA MSc करने के लिए UGC की अपनी कंडीशंस हैं कि आपने ग्रेजुएशन में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना कंटेंट पढ़ रहा हो तभी आप PG कर सकते हैं। उस कंटेंट के रिप्रेजेंटेशन का उसमें इश्यू है। इस सब बात को कहने के पीछे मेरा मतलब है कि अगर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना हो कि इन दोनों में से हम किसको चूज करें, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है एज ए मेंबर कि आप अपेंडिक्स 13 वाले पर जाइए, क्योंकि वही NEP के इंट्यून भी है, वही जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी ने बनाया है वही उसके इंट्यून में भी है। ITEP में जो नॉर्म्स में विजुलाइज किया, सिलेबस नहीं आया है उनका, जो नॉर्म्स में विजुलाइज किया गया वो फिट नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात, अभी क्या किया, इस बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट जो NCT में हुआ है वो ये हुआ कि जब ये प्रेशर हुआ पीछे से कि ITEP 2020 से शुरू होना था, मिस्टर जोशी आए हैं वहाँ चेयरमैन, और ये पीछे से गवर्नमेंट का भी प्रेशर था, जो इनफॉर्मली इनपुट मिलता है, मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो ये हुआ कि उसको कुछ तो एक्टिवेट करना है। तो अभी पायलट बेसिस पर 50 या कितने 54 या 52 इंस्टीट्यूशंस को पिक किया है गवर्नमेंट के, वो सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट उनमें शायद कोई भी नहीं है, और इतने इंस्टीट्यूशंस को पिक किया गया है। उनके इंस्पेक्शंस भी हुए हैं अभी हाल ही में, कुछ के चल भी रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, और उनको पिक किया गया है कि इन पर अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 4 साल का प्रोग्राम चलाया जाएगा। लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो क्या डिग्री देगा, उसका कंटेंट क्या देगा, ये अभी भी पब्लिकली आउट नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि अंदर कमेटी में सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ग्रेजुएशन के कंटेंट से खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को ग्रेजुएशन के कंटेंट की नॉलेज चाहिए ताकि उनकी वर्टिकल ग्रोथ निश्चित हो सके। तो पॉइंट ये है सर कि मेरा एक तो सजेशन ये है कि आप जब सिचुएशन आए तो इस पर जाइए। दूसरा, ये बिल्कुल तथ्य बात है कि बिना NCT के अप्रूवल के, रिकॉग्निशन के, कहीं भी किसी भी दबाव में कोई कोर्स शुरू मत करिए। मैं आपके सामने भुक्तभोगी बैठा हूँ, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गोवा, जिसमें प्रोफेसर रजनीश सिंह उदाहरण ले रहे थे, BHU भी था उसमें, AMU भी था, जिस बड़े इंस्टीट्यूशन का आप नाम लीजिए, कुरुक्षेत्र था, रीजनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन थे, कम से कम 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, सबकी जो हालत हुई है, जो हमने इतने दिनों वो आंदोलन झेला है, और पार्लियामेंट में जाकर NCT, ध्यान दीजिएगा, NCT के पास उसके एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन की पावर नहीं है, चाह के भी NCT रेट्रोस्पेक्टिवली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। अल्टीमेटली संसद में जाके पास हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन, वो भी 1 टाइम मेजर, उसमें साफ लिख दिया गया है उस गजट में कि 1 टाइम मेजर ओनली। वो उतने बड़े लेवल का एक चीज हुआ है, दोबारा वो केस, और अभी भी उसमें जिन जिन लोगों ने वो शुरू कर दिए थे नॉन रिकॉग्नाइज, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी अभी शांत नहीं हुई है, इंक्वायरी इज स्टिल गोइंग ऑन। ये कलेक्ट किया गया डेटा कि किन किन कुलपतियों ने शुरू किया था बिना रिकॉग्निशन लिए। तो ये बिल्कुल ना करे सर, ये मतलब एक मेंबर के नाते मैं ये भी बिल्कुल साफ कहूंगा आपसे कि बिना NCT रिकॉग्निशन के बिल्कुल शुरू मत करें। तीसरी बात, जब हम NCT रिकॉग्निशन भी मिलने लगे और NCT ओपन भी कर दे, लिबरल भी कर दे, ठीक है यूनिवर्सिटी शुरू करें, स्टेट गवर्नमेंट को अरेंज भी कर दें, और आप ये क्लियर भी हो जाए कि 4 ईयर वाला कौन सा चलाना है, तब फिर मैं कहूंगा कि जो मॉडल प्रदीप मिश्रा सर वाली कमेटी ने दिया है उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट बाइंडिंग करती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज थोड़े से प्रैक्टिकल अमेंडमेंट के साथ में। सर प्रदीप सर, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए 1-2 चीजें इनपुट उसमें दूं अगर आपके हैं तो।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रैक्टिकली हम लोग चूंकि 4 ईयर चलाते समय फेस करते हैं, तो उनको लेते हुए फिर आप उस जगह पर ये जो मॉडल है जो एनईपी सजेस्ट भी कर रही है, ये उन जगह पर जहां जैसा सर ने कहा कि बीए बीएड बीएससी बीएड चल रहा होगा, न केवल बीए बीएड बीएससी बीएड, केवल ग्रेजुएशन भी जहां चल रहा हो ऑलरेडी, जहां बीए हो, जिन कॉलेजेस में बीएड हो। जैसा मुझे पता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ट्रेडिशनल बीए या बीएससी नहीं है, तो आपके कैंपस में बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको अपडेट चलेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपसे एफिलेटेड कॉलेजेस में जहां ग्रेजुएशन ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, वहां सीबीसीएस मॉडल के तहत एक और आपको सब्जेक्ट, बस एक डिपार्टमेंट नया इंट्रोड्यूस करना होगा, टीचर एजुकेशन। एनसीटी से रिकॉग्निशन लेके, परमिशन लेके आप एक नया डिपार्टमेंट और खोल दें, तो जहां बच्चे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑप्ट करते थे, वहां एक चौथा सब्जेक्ट और ऑप्ट करेंगे इस मॉडल के तहत, वहां ये चल जाएगा, वहां ये फिजिबल भी है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट आपको खोलना है, एक सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसमें फिर ये मॉडल चल जाएगा। ग्रेजुएशन वही है एज जो मॉडल कर रहे हैं। और अब इस बात पर मैं आऊँ, जो सर का जो कंटेंट है ग्रेजुएशन वाला, तो सर ये जो ग्रेजुएशन वाला कंटेंट यूपी गवर्नमेंट ने जो फाइनल किया, हालांकि वो मैंने नहीं देखा है। हाँ कौशल, इसमें मैं बीच में ये कहूंगा जी सर कि ये बिल्कुल जो ग्रेजुएशन का है, जी, हमने उनकी ही स्कीम को फॉलो किया है और उसमें अपने एजुकेशन के सारे कंपोनेंट रख दिए हैं, तो बिल्कुल एट पार है, और वो ग्रेजुएशन इस साल से शुरू हो जाएगा जी। तो जहाँ ये ग्रेजुएशन चल रहा है, यूपी की मैं बात करता हूँ, वहां इसको चलाने में कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है जिसको मैंने भी कहा, रजनी जी ने भी कहा, और फिर तुम भी कह रहे हो कि जब तक एनसीटी नहीं कहती हम नहीं कर सकते। सिर्फ ये कर सकते हैं, ओनली वन पॉसिबिलिटीज, कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास 4 जगह बीए बीएड चल रहा है, तो वहां वो करिकुलम पुराना हटा के इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो एक तरह का पायलट भी हो जाएगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अपेंडिक्स 13 वाला है, जहां ऑलरेडी चल रहा होगा 4 ईयर, उसमें यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी है सिलेबस को चेंज करने की, और उसमें ये सिलेबस रिप्लेस कर लेंगे ये वाला, बिल्कुल। लेकिन जो कहीं अपेंडिक्स जो नए वाले प्रारंभ है, तो उसमें तो वो हाथ भी बांध दी है एनसीटी ने, उसमें तो यूनिवर्सिटी से वो पावर भी ले ली है कि वो अपना सिलेबस या अपना डिजाइन बना सके। तो इसलिए वहां ये बिल्कुल किया जा सकता है इस तरीके से। इसमें बस एक चीज सर ये कि ग्रेजुएशन का जो यूपी गवर्नमेंट ने मॉडल बनाया है 2 सब्जेक्ट वाला, अब ये चूंकि नया मॉडल होगा, अभी तक ट्रेडिशनली 3 सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन मॉडल चल रहा था, 2 सब्जेक्ट वाला। और आप जो यूजीसी का जो सीबीसीएस मॉडल में ऑनर्स और पास कोर्स का मॉडल है, वो भी इतने साल से तैयार है और यूजीसी की साइट पर अवेलेबल है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी ने हिम्मत नहीं दिखाई उसको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि उसमें वही इश्यू है, 2 सब्जेक्ट वाला, ये एक सब्जेक्ट में घटा रहे हैं, ऑनर्स में वो एक सब्जेक्ट पर चले जा रहे हैं। इसमें कौशल ये हमने विचार किया था, और इसमें 2 सब्जेक्ट, जैसे उसने लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, तो पहले 3 साल वो टीचर एजुकेशन उसको एक सब्जेक्ट की तरह ही दे रहे हैं। जैसे पहले साल उसने लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर टीचर एजुकेशन, अलग अलग पेपर हैं। दूसरे साल फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर एजुकेशन, तीसरे साल उसने सिर्फ फिजिक्स लिया, तो फिजिक्स और टीचर एजुकेशन के कंपोनेंट है। अब तीसरे साल हमने उसको ऑप्शन दे दिया कि वो अगर निकलेगा तो वो बीएससी फिजिक्स कहलाएगा वो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौथे साल उसके पास ऑप्शन है कि वो ग्रेजुएशन भी फिजिक्स में चला जाए या फिर हमारे वाले में आए। तो 3 सब्जेक्ट की कंडीशन फुलफिल हमने की है। और जगह वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स ले रहा होगा, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो एजुकेशन को एक सब्जेक्ट ले रहा है, ये हमने इसमें। जी जी जी। तो वही है सर कि इस मॉडल को चूंकि, लेकिन स्टेट, चूंकि यूपी बड़ा स्टेट है और अपने पूरे स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट के दिल से लागू करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी में, प्लेसमेंट में आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि अदरवाइज अभी तक यूजीसी जब इस बात को कह रही थी, तो यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर इसलिए हेजिटेट कर रही थी कि पता चले हम नए तरीके का ग्रेजुएशन इंट्रोड्यूस कर दें और फिर वो हमारे बच्चे घूमे कि कहाँ जाएंगे, ये बड़ी दिक्कत आती है। इसमें सर जो एक पॉइंट है, जो आपने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री एजुकेशन प्लस साथ में हिस्ट्री या कोई भी और सब्जेक्ट, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आई होप कि वो फ्लेक्सिबिलिटी बाइंडिंग नहीं होगी। मैं चाहूं तो तीसरा सब्जेक्ट साइंस का ही लूं, मतलब जो हम इंटरडिसिप्लिनरिटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिक आइडिया फ्लेक्सिबिलिटी है, बेसिक आइडिया फोर्स्ड इंटरडिसिप्लिनरिटी नहीं है।
हाँ, वो कौशल बिल्कुल सही विचार है और मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि बीच बीच में मैं टोक दे रहा हूँ। और नहीं सर, इसमें जो बनाया है दिस इज ए मॉडल करिकुलम और इसमें ये लिखा हुआ है कि 30% लिबर्टी है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा। लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपने कहा तीसरा भी मैं मैथमेटिक्स लूंगा तो ले सकते हैं आप, कोई रोक नहीं रहा आपको, वहां चल रहा होगा आप ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। ये मुनीष जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं, 30% के मालिक ये हैं, ये 70% ही है करिकुलम। भाई मुनीष जी की चाय भी तो पीनी है, हर बार तो वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी, तो 30% मालिकों को मैंने यहाँ मालिक बना लिया है, इसीलिए सभी लोगों को मालिक यहाँ बना लिया है मैंने, इसीलिए। एक जो सर इसमें पॉइंट है, इसमें मैं आपको ये वाली टेबल जो आपने दिखाई है, मैंने खोली हुई है अपनी टेबल इसमें लैपटॉप में। तो यहाँ जब हम जा रहे हैं सर इसमें 5th सेमेस्टर में, ये 5th सेमेस्टर में जब जा रहे हैं सर, तो 3 हफ्ते की टीचिंग प्रैक्टिस है। फिफ्थ में और 6th में, और उसमें ये भी है 5 क्रेडिट का अपना ये भी है, टीचर एजुकेशन वाला भी है, 11 क्रेडिट का सॉरी, और प्लस अपने कोर भी है। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे मैनेज करेंगे? वो हमने हिसाब लगाया और इसलिए मैंने कहा कि इसको हम पायलट की तरह चला सकते हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी में जरूरी नहीं कि आपने जो बनाया हो वो एज इट इज हो जाए, तो उसको देखते हुए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, कितना समय मिलता है, उसको देखते हुए ये किया गया है। लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये इतना ही रखना है, उसको आगे पीछे करने का है, इसीलिए 30% की लिबर्टी है। क्योंकि सर मेरा अपना मतलब जो हम लोगों को यहाँ व्यक्तिगत तौर से अनुभव हुआ है चलाते हुए इतने सालों में, हमारे स्ट्रक्चर में जो भी जिसको हम भी बदलने वाले हैं अपने यहाँ, एक पुराना वाला ही चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें है कि उसी साल में 4थे साल में वो इंटर्नशिप में भी जाते हैं, तीसरे और 4थे साल में, और वहीं उसी दौरान उनके बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई चलती रहती है। तो वो चैलेंज एक आता है, केवल टीचर एजुकेशन की पढ़ाई चलेगी वो मैनेज हो जाता है क्योंकि वो विद इन डिपार्टमेंट मामला है। लेकिन जैसे इंटर डिपार्टमेंट इस तरह का होगा कि एक डिपार्टमेंट फील्ड में प्लेस कर रहा है और एक डिपार्टमेंट में क्लास चला रहा है, तब क्लास होना शुरू होती है। हाँ, वो बिल्कुल वो व्यवहारिक, वो तो उसका व्यवहारिक समाधान ही निकलेगा कि अगर किसी के क्लासेस सुबह चल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं अपना अपना डिपार्टमेंट 9 बजे ही खोलूं, मैं 12 बजे भी मुझे शुरू करना पड़ेगा। और अगर कोई 12 बजे से चला रहा है तो मुझे अपना कंपोनेंट 9 बजे भी ले जाना पड़ेगा। ये तो प्रैक्टिकल, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर इंडिया में ये मॉडल नहीं चल पाएगा। ये बड़ी जिम्मेदारी चैलेंजेस है। फिर तो वही अपना अपना प्रोग्राम आप चलाते रहिए और एनईपी को भूल जाइए। एनईपी जो कह रही है उसकी पहली शर्त ही यही है, बी फ्लेक्सिबल, बी कोलैबोरेटिव। अगर वो है तो एनईपी है, और वो नहीं है तो फिर एनईपी की बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो वो तो करना पड़ेगा कौशल। और इसमें क्योंकि हमने भी बनाया, 2 महीने में इसको बनाया, तो उसमें रिविजन करने की वो है, ये एक स्ट्रक्चर है मोटे तौर पे जो सबकी सहमति से बना है, और इसमें वो भी चेंज करेंगे, हम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर पायलट की तरह हम चला पाए कहीं तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मनीष सर, मेरा अपनी तरफ से यही इनपुट था कि भाई एक तो बिना एनसीटी के मत, और दूसरा अभी उन कॉलेजेस में जहां ऑलरेडी या तो बीए बीएड बीएससी बीएड है या कम से कम ग्रेजुएशन है, वहां एनसीटी जब आपको परमिशन दे दे, वहां फिर ये वाला मॉडल अपेंडिक्स 13 वाला एनसीटी के हिसाब से, ना कि नया। जी जी। एक चीज जो मैं मतलब मिश्रा सर समझ पाया थोड़ा सा, कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्लैब आई को बनाकर हमारी तरफ जो भेजा, क्या इसको एनसीटी की तरफ भी भेजा कि भाई इन लाइंस पर आप कुछ काम करो और स्टेट को परमिट करो? क्योंकि बिना उसके कैसे आखिर, क्योंकि हम सभी में ये सहमति बन चुकी है कि एनसीटी की एब्सेंस में तो हम रन ही नहीं कर सकते इस प्रोग्राम को, क्योंकि बीए और बीएससी के जो प्रोग्राम है उसके लिए तो स्टेट और यूनिवर्सिटी ऑथोराइज्ड होती हैं कि वो रन कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे एनसीटी है चाहे बीसीआई है, उनके सामने ये दिक्कत है।
तो मुझे लगता है एक बात पे तो हम लोगों की सहमति है कि जो भी कुछ है हमें तब तक तो वेट करना पड़ेगा जब तक कि एनसीटी हम लोगों को परमिट ना करे इस तरह के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। मैं चर्चा में और सारे लोगों को ले आता हूँ। एक शेर सुना देता हूँ तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी कि लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं है। लीडर जो आगे चलता है और फॉलोवर जो कोई। तो इस समय एनसीटी भी लीडर है, स्टेट गवर्नमेंट भी लीडर है। उनको भी लगता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट है, हमने कमेटी बना दी। तो लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, सब तो जनरल है, यहाँ आखिर सिपाही कौन है। तो वो स्थिति है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने कमेटी भेजी, वो एनसीटी को समझते हैं, एनसीटी उनको समझती है, लेकिन हम लोगों को तो समझ नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो जो कौशल कह रहे हैं उससे इंक्वायरी कमेटी के जज में आएंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने भेजा होगा और हम लोगों को चूंकि एक अवसर मिला था तो हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया कि अगर कभी कोई गलती से किसी की नजर पड़े एनसीटी में तो वो देखे कि भाई इस तरह से भी चलाया जा सकता है। तो आई होप कि भेजा गया होगा। जी 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 सही। नहीं, मैं तो अभी आपको स्टेट पे थोड़ा ज्यादा देख रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ उस तरीके से। मेरे बीच में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उदय सिंह और काशी विद्यापीठ से डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा हैं, क्योंकि दो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैं। आपकी भी ओपिनियन ले लेते हैं और डेवलपमेंट ले लेते हैं कि वहाँ उनके यहाँ क्या डेवलपमेंट चल रहा है इस कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्रोफेसर उदय सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वर्ड्स हम लोगों को दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी साथियों को नमस्कार के साथ। जो अब तक की चर्चा में प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी ने इनपुट दिया, कौशल किशोर जी का इनपुट और रंजन सिंह साहब का इनपुट, ये 2-3 इनपुट जो है काफ़ी डिटेल रहे और हम लोग इसमें, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इसमें प्रोफेसर मिश्रा जी भी साथ में है, तो हमें फर्स्ट हैंड जो है ना डिस्कशन के लिए इनपुट मिल जा रहा है। देखिए, हम लोग के यहाँ की जहाँ तक स्थिति है तो अभी हम लोग इस पे साइलेंट हैं, क्योंकि एक बड़ी सी बात एक पिछली मीटिंग में हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसिल में हुई थी कि हमारे ऑफ रिकॉर्ड ये बात थोड़ी सी है कि हमारे कुलपति जी ने ये कहा था कि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस सरकार ने दिया हुआ है और सरकार ये कहती सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ लागू होगा, तो नेक की ग्रेडिंग में उसकी मार्किंग में सिलेबस एक बड़ा भारी पॉइंट है। अगर सब यूनिवर्सिटी एक ही सिलेबस लागू कर ले रहे हैं तो सभी सी ग्रेड को लेके संतुष्ट हो जाए, काहे कोई ए और बी प्लस की कामना करता है। एक तो उन्होंने ये बात कही, तो हम लोग उससे थोड़े से रिलैक्स थे। और दूसरी जो हमारे यहाँ पे कानपुर, गोरखपुर, काशी विद्यापीठ, जो इस तरीके की स्टेट यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कम रेजिडेंशियल लाइन में, ये है कि हम लोग को जो कॉलेजेस हैं उनकी ज़्यादा परवाह करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट में सिलेबस ये चलेगा, इसको लेके पूरे वो सब डाउट एकदम से स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि अभी तक के हमारे साथी लोगों ने जो जो बातें कही वो सब बहुत सबल पक्ष हैं इसके। हमारे यहाँ पे ये बात आती है कि भाई हमें कॉलेजेस में चलाना है, जैसा कि अभी कई लोग ने ये बात कही कि नंबर ऑफ कॉलेजेस ने इस जो है ना ITEP के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट ने उनका जो कुछ कर करा के ये एक इनपुट दिया कि कोर्स शुरू किया जाए। इस पूरी जो अब तक पर चर्चा है उसको मैं केवल 2 पक्षों में बात करना चाहूँगा कि जैसे प्रोफेसर मिश्रा जी ने कहा कि जो NCT जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इजी एग्जिट और एंट्री की बात और इंटरडिसिप्लिनरी की जो बात, ये 3 जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो हमने इस सिलेबस को बहुत तो नहीं स्टडी किया है, लेकिन फिर भी हमने 2-2.5 घंटा 3 घंटा इसको देखा। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात और एग्जिट की बात और जगह जगह पे जो है ना 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल पे पूरी डिग्री, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन फिर जो प्रोफेसर कौशल किशोर जी ने बातें कही कि ये सब जो हम इसमें जोड़ ले रहे हैं, ये सब के बाद भी बेसिक क्वेश्चन भाई उठता है कि कल जब हम कहीं और जाते हैं तो हमसे ये डिटेल मांगा जाता है कि आपने कौन सा पेपर कितने क्रेडिट का कितने आवर्स में पढ़ा हुआ है, तो वो बैलेंस कहीं ना बिगड़ने पाए, एक ये बड़ा भारी क्वेश्चन है। दूसरी बात की जैसे वोकेशनल चॉइस कब डिसाइड हो जाएगी, इंटरमीडिएट से यहाँ पे एंट्री है, तो खैर उसके लिए भी पर्याप्त इस सिलेबस में मुझे दिखता है कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाते जाते डिसाइड कर लो।
तीसरी जो कंपल्सन दिखता है वो ये है कि एक ये पक्ष आता है कि वो और भी विषय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा इनपुट है इस सिलेबस का कि आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ो, लेकिन एजुकेशन आपको एक तीसरे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट का मॉडल अभी यहाँ पे हम लोग उसको जो है ना ले नहीं पाए हैं। और तीसरी जो इसमें हमको बात लगती है कि हम कितने प्रोग्राम चला सकते हैं, तो ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट भी इनबिल्ड है, इसमें आपका डिप्लोमा भी आ सकता है और डिग्री है, और साथ ही साथ जो आपकी जो इंटीग्रेटेड वाली डिग्री है वो तो मिल ही रही है। लेकिन इस सिलेबस में जैसे हम लोग आने वाले समय में बहुत स्पष्ट ये देख रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी न किसी तरीके का सर्टिफिकेट डिप्लोमा टाइप हमें रन करना ही करना होगा। उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अगर किसी स्टेज पे जो है ना ओपन एंट्री के तौर पे, या जो हम कह सकते हैं उसको ओपन इलेक्टिव के तौर पे, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के 1-2 पेपर ऐसे रख लें कि उससे हमें सर्टिफिकेट देने का इनपुट मिलता रहे। जैसे अभी क्या है, यूनिवर्सिटी के पास अभी अपने पास थोड़ी फ्रीडम है, हम सिलेबस को अमेंड कर सकते हैं, जैसा आपने कहा कि अप टू 30%, और अगर हम उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए छोड़ देंगे जगह, ये डिप्लोमा ही कोर्स हमारा चल जाए, हम उसको डिप्लोमा के लिए जो मिनिमम क्रेडिट्स हैं उतने का प्लान करके अगर जोड़ लें, ओपन इलेक्टिव के रूप में जोड़ लें, जैसे हमारे यहाँ पे आपके कोर पेपर्स हैं, टीचर एजुकेशन के पेपर्स हैं, इलेक्टिव हैं, आपका स्कूल एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह है, ओपन इलेक्टिव वाली बात थोड़ी सी यहाँ पे अभी मिसिंग सी दिखती है। तो इसको जोड़ें तो हमारे लिए आगे के लिए ये सिलेबस हमें ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि कल की जो डिमांड होगी उसको हम कैटर कर पाएंगे। एक बात। दूसरी ये बातें, जो इसका जो दूसरा पक्ष है कि जब हमको ये कहा जाता है कि नहीं आपको सिलेबस पास करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें सिलेबस के ऊपर लगातार विचार करना है। और जैसा कि कौशल जी ने कहा, या मिश्रा जी ने, रजीव रंजन सिंह साहब ने थोड़ा प्रकारांतर से बात कही कि इस पे तो हम लोग को पर्याप्त भी संदेह है कि जब तक एनसीटी हमको गाइडलाइन नहीं देती, वो ओके नहीं करती है, इसको हम लागू करके कल किसी लीगल में मैटर में न केवल संस्थान बल्कि अपने विद्यार्थियों को के जो है ना फ्यूचर को फंसाएं। तो अगर आज की जो हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, इसमें हमको लगता है कि पहला जो आपका डिसीजन है, पहला यही रखा जाए कि ये सब सर्वसम्मत से ये बात आई कि जब तक एनसीटी इसको परमिशन नहीं देती है तब तक हम इस पाठ्यक्रम को रन नहीं कर सकते, और आगे जो और डिसीजन लेने हैं वो लिए जाए। हम आपके इस पूरे सिलेबस को देखते हैं कि ये इसमें है पर्याप्त पोटेंशियल है, और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको मैनेज नेक्स्ट टाइम में हम सिलेबस को रिवाइज करने की तो संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, उसके साथ में ओल्ड कोर्स का एक झंझट लगता है कि ओल्ड कोर्स के पेपर बनाते जाइए, वो तो बात आएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं, वो हम फेस करेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स एमर्ज नहीं होंगी, तब तक हम उनके सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हम लोग के जो सेटअप है उसमें एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसको लागू किया जाए। 114 क्रेडिट का ये जो हमारा सिलेबस बना हुआ है आपका टीचर एजुकेशन का, इसमें यूजी के दूसरे सब्जेक्ट्स की बात हम यहाँ पे जैसे कि आपने सिलेबस में किया है उसकी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपने जो है ना देखिए पर्याप्त स्पेस दिया हुआ है कि हमारे 14 कोर पेपर्स हैं, टीचर एजुकेशन के 14 पेपर्स हैं, और पेडागोजिकल जो पेडागोजी है वो तीनों एरिया में ऑप्शनल एक सबको लेना है, और 1 और 2 करके 2 पेडागोजी के पेपर्स इसमें आ जा रहे हैं। इसी के साथ में एंगेजमेंट विद पेडागोजी है, EPW 1 और 2, ये भी जो है ना 3 क्रेडिट, यानी 3 + 3 6 क्रेडिट का ये है कुल मिला के। और 28 दिन का हमारा जो है ना 28 सप्ताह का हमारा फील्ड वर्क है, 28 सप्ताह का इसमें फील्ड वर्क है, जो कि एनसीटी की जो पुरानी भी मंशा थी उसके भी हिसाब से ठीक ठाक बैठ रहा है। तो ये सिलेबस पहली दृष्टि में देखा जाए तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट किया जाए। जो अगर जरूरी लगता है कोई चीज़, हम ये जरूर देखें कि विश्वविद्यालय में बैठे हुए हम इसे पास कर रहे हैं, बट इसको रन करना है मोर और लेस कॉलेजेस में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सिलेबस में से कुछ चीज़ें जोड़ी घटाई जा सकती तो उनको जोड़ घटा लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि इसको लेके जैसा कि हमारा प्रशासन हमसे मांग करता है कि भाई आपको करना है, हम उनसे कहते हैं कि एनसीटी ने परमिट नहीं किया है, कोई बात नहीं है, तो वो तो कहते हैं कि एनसीटी को हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो भी हमारी मजबूरी है कि भाई ज़्यादा जानते हैं या कम जानते हैं, लेकिन हम
कतई नहीं जानते, हमें अपने जो है ना, जो हमारा प्रशासन हमसे कह रहा है, विश्वविद्यालय कह रहा है, उस पर आगे बढ़ना है। तो इसको उस इनपुट में इसको पास किया जाए, ये प्रथम दृष्टया इसको पास कर लिया जाए, लेकिन विद ये पर्टिकुलर नोट की एनसीटी के परमिशन के बिना, जब तक वो नहीं परमिट करती है, ये चलाने के काबिल नहीं है, इसको चलाने में पर्याप्त खतरे हैं। अब हमारी अथॉरिटी जिस बात को मानेंगी या नहीं मानेंगी वो उन पे जाता है, लेकिन हमारी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है वो अपने डिसीजन में ये चीज़ जरूर लिखे। और एक जो मैं कहता हूँ कि ओपन इलेक्टिव के रूप में प्रोफेसर मुनीश जी शायद इस बात को अगर आपको उचित लगे तो इसे शामिल कहीं किया जाए, ओपन इलेक्टिव के रूप में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका कुछ जो है ना कंटेंट जरूर 2 पेपर 3 पेपर, कुछ जो है ना फील्ड वर्क, कुछ जो है ना प्रैक्टिस वर्क, ऐसा रख लिया जाए कि उसमें आपके इसके साथ में वो भी कवर हो और इंडिपेंडेंट कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स चल जाए, डिप्लोमा कोर्स चल जाए। तो ये पाठ्यक्रम मुझे लगता है ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको रन तो करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो कॉलेजेस जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कोर्सेज रन कर रहे हैं वो इसको रन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी बीएससी और बीए पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और हम उसमें जो है ना बीएड भी चला ही रहे हैं, तो हमारा काम कहीं रुकेगा नहीं। और विद्यार्थी जो 2 साल 1 साल के लिए आता था 2 के लिए आ गया, अब वो 4 साल के लिए आ रहा है, तो ठीक है 4 साल तो और भी लंबा टाइम है, हम लोग उसको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये कई तरीके की चीज़ें, ये कॉलेज की तरफ से डिमांड है और सरकार भी इस पे जोर दे रही कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसको आगे जरूर बढ़ाया जाए, लेकिन सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है। और इसमें अगर हो सकता है आपको मतलब हाँ, इसमें जो है ना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का इनपुट ले लिया जाए, ताकि अगर ओपन इलेक्टिव में उतना ही पढ़ के कोई विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेके जाना चाहता है कोई कैंडिडेट, तो उसको वो सर्टिफिकेट हम ऑफर कर सकें। मुझे लगता है बाकी ढेर सारी बातें और भी लोग कहेंगे, और जो मेजर पॉइंट्स थे, चूंकि यहाँ पे प्रोफेसर मिश्रा जी बैठे हुए हैं और कौशल किशोर जी ने, सभी लोगों ने, रंजन सिंह साहब ने इस बात को क्लियर किया है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें और मैं बहुत इनपुट की स्थिति नहीं है, इसको मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मुनीश जी। थैंक यू सर। शैलेन सर, आप क्या कर रहे हैं काशी विद्यापीठ में? नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। मुनीश सर, आपको विशेष धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया है। सर, हम लोगों ने अभी 12 मई को बोर्ड ऑफ स्टडी की है और इस सिलेबस में कुछ अमेंडमेंट के साथ इसे पास किया है, लेकिन एक शर्त भी लिखी है अपने निर्णय में कि यह सिलेबस एनसीटी के अनुमोदन की प्रत्याशा में ही पास किया जा रहा है। इस सिलेबस के लिए जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हम लोगों ने बुलाई थी, उससे पहले मैंने प्रशासन को लिखा कि इस सिलेबस के संदर्भ में क्या निर्णय लेना ठीक रहेगा, इसका एक स्पष्ट दिशा निर्देश दें। और वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जो एनईपी का 5.28 है, जो कहता है कि सिलेबस एनसीटी बनाएगी, लेकिन यहाँ राज्य सरकार ने पहले सिलेबस बना दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें इस सिलेबस को लागू करने के लिए, पास करने के लिए कोई वैधानिक अड़चन तो नहीं आएगी? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी शासन की मंशा के अनुरूप ही कदम उठाने के लिए कहा। तो हम लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर्स थे, हम सब लोगों ने उस सिलेबस को नीड के हिसाब से संशोधित किया। अभी केवल 2 कॉलेजेस के प्रस्ताव हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हैं जो 4 साल का बीएड चलाना चाह रहे हैं, और बाकी कॉलेजेस ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो इसलिए हम लोगों ने उस सिलेबस को अप्रोक्सीमेट 15% चेंजेस के साथ अप्रूव किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब तक कि एनसीटी की मान्यता नहीं मिलेगा, इस सिलेबस को लागू करना संभव नहीं होगा। सर, ये काम हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक सर, अच्छा रहा। पुनीता मैडम हमारे साथ हैं, और पुनीता मैडम का पहले मैं स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि उनकी बहुत फास्ट रिकवरी हो रही होगी। और इस परेशानी में भी मैंने थोड़ा सा परेशान उनको किया। पुनीता मैडम। शोभिता मैडम, गीता मैडम, डॉक्टर रश्मि, कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मुनीश जी, मैं एक बात प्रोफेसर मिश्रा जी से करना चाहता था, अगर आप परमिट करें तो मैं उनसे जरा मुखातिब होना चाहता हूँ।
प्रोफेसर मिश्रा जी, मैं एक चीज केवल ये जानकारी के लिए चाह रहा था और थोड़ी क्लैरिटी भी। जैसे आपने अपने इस सिलेबस में लिखा है कि फर्स्ट ईयर पे जो ड्रॉप करता है उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, क्या ये फर्स्ट ईयर पे ही ड्रॉप करने पे या एनी कंप्लीट ईयर? वो फर्स्ट वो एंट्री जैसे और इसको फ्लेक्सिबल किया जाए। सपोज जैसे हमने कहा कि ओपन इलेक्टिव में हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को रखा, मे बी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम उस पर इनपुट ना दे पाए, हम थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में ही उसको ले जाना चाहें, तो क्यों ना वो स्टूडेंट थर्ड ईयर में ही सीधा एंट्री ले और डिप्लोमा लेके अगर निकलना चाहता निकल जाए। केवल डिप्लोमा के पर्पज से अगर वो आ रहा है तो आए। भाई साहब, वो तो अभी हमने इसमें नहीं रखा है। और अभी जो इसका एग्जिट है, जो अगर वो मान लीजिए आप इसको देखें, फर्स्ट ईयर में एग्जिट करता है तो उसको सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में 50 से 52 क्रेडिट तक ले सकता है। अगर 46 क्रेडिट होंगे तो उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट एजुकेशन में अभी नहीं है इस स्कीम में, वो सर्टिफिकेट इन फैकल्टी है। मान लीजिए सर्टिफिकेट इन साइंस या जो भी नाम जी, यहाँ पर 3 जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा और बैचलर हैं वो फैकल्टी के हैं। अगर वो चौथा साल हमारे साथ पूरा करेगा तब हम उसको ये प्रोग्राम का नाम देंगे। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है और अगर ये चलेगा तो इसमें ये एक प्रावधान भी हम ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हम अगर ये इतने क्रेडिट हमारे कर लेगा तो हम उसे सर्टिफिकेट इन जो भी हम उसको नाम देना चाहें, चाइल्डहुड केयर या जैसा भी, तो हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर आप सर अनम्यूट करिए। मुनीर सर अनम्यूट करिए। पुनीता मैडम सुन रही हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका और हम उम्मीद सब करते हैं कि आपकी फास्ट रिकवरी हो रही होगी और आप स्वस्थ होंगी जल्दी से। और मैंने इस संकट में आपको परेशान किया, इस माफी के साथ। आपसे भी, आप लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा 2-3 महीने बल्कि 3 महीने पहले कमेटी बनाई गई डिफरेंट उसके ब्रांचेस के हिसाब से, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का, और सिलेबस ड्राफ्ट किया। लेकिन जब हम लोग सिलेबस ड्राफ्ट कर रहे थे इस इंटीग्रेटेड के लिए तो हमें बहुत अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आई। और ये बात सही है कि जैसे सर ने भी बताया था, कौशल किशोर जी ने भी बताया, हमने तमाम जो एग्जिस्टिंग थे उनको भी कंसीडर में लिया और उसके बाद जो हम अपना फ्रेम किया तो हमने अपने पाठ्यक्रम का जो हमारा एग्जिस्टिंग है इन क्रेडिट्स को एग्जिस्टिंग सिलेबस में इनपुट देने की कोशिश की। ये भी ध्यान में रखा कि बच्चे पर ज्यादा लोड ना पड़े। बच्चे का जो ग्रेजुएशन का इनपुट है वो हम कहीं कोई कम कर नहीं सकते, किसी और चीज को ज्यादा एक्स्ट्रा कर नहीं सकते। कुल मिला के जो हम लोगों ने उसमें इनपुट दिया वो 3 साल तक तो हमने बच्चे को छेड़ा ही नहीं बिल्कुल, बस एक उसको यूनिट वाइज पढ़ाते रहे कि एक एक्स्ट्रा कोर्स पढ़िए। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम सब लोगों ने उसमें बताई वो ये कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो अलग किस्म की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन चलिए वो अलग बात है कि आप टाइम टेबल कैसे करेंगे। यूनिवर्सिटी में अलग टाइम टेबल चल रहा है, आपके एजुकेशन वालों का अलग चलता है। मान लीजिए केमिस्ट्री का बच्चा है मेन का, तो वो उसका टाइम टेबल अलग चल रहा है, फिजिक्स मेन का अलग चल रहा है, और एजुकेशन का तो बच्चे के हिसाब से तो टाइम टेबल नहीं चलेगा ना। टाइम टेबल तो एज सच चलेगा। वो एक अलग चीज थी कि वो जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। लेकिन अभी तो हम लोगों ने इतना किया है कि अपना फ्रेमवर्क बनाया है, उसका सिलेबस का इनपुट दिया है क्रेडिट्स के हिसाब से, और जो प्रैक्टिकल है वो एक्सक्लूसिवली हमने 4th ईयर में रखा है। 3 सालों में कहीं कोई उसको बच्चे को प्रैक्टिकल का इनपुट नहीं दिया। ये हमारे यहाँ चला है। अभी तो बस इन चीजों में इतना ही हमने सिलेबस ही ड्राफ्ट किया है, इससे आगे हमारे कोई काम नहीं हुआ। प्रोफेसर उदय सिंह साहब जिस तरह से फाइनल सेमेस्टर की तरफ बात कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल इनपुट का, उस तरह से आप लोगों ने किया है। फाइनल प्रैक्टिकल हम सिर्फ फाइनल में ही दे रहे हैं, बच्चे को 3 साल में कहीं नहीं दे रहे। मेरे इंटरनल मेंबर्स हैं डॉक्टर गीता डुडेजा जी, डॉक्टर रश्मि गोरे, कल्पना श्रीवास्तव जी और शोभिता अग्रवाल जी। मैडम, आप लोगों का कोई व्यू हो और या कोई सवाल हो तो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग इसको डिस्कशन में लेकर आ पाए और आगे कुछ डिसीजन कर पाए फाइनली। नमस्कार सर। सभी लोगों को मैं नमस्कार। प्रोफेसर RR सिंह जी, कौशल किशोर जी और प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी को नमस्कार, और सभी लोगों को नमस्कार।
सर अभी हम लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिली इस रिगार्ड में और बहुत नई चीजें पता लगी। इस ये जो सिलेबस है इसका हम लोगों ने अपने एचओडी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया इसको और काफी देखा। तो सर जैसे कि कौशल किशोर सर ने बताया वैसे हम लोगों ने भी फील किया कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम सर आ सकती है। जैसे कि इसमें सर 6th सेमेस्टर में ऑनलाइन 3 वीक का ऑनलाइन सर मोड में प्रैक्टिस टीचिंग है, तो टीचिंग प्रैक्टिस में तो सर अभी स्कूल्स का भी मालूम नहीं रहेगा उन दौरान कि क्या हमको ऑनलाइन मोड में स्कूल्स अवेलेबल हो पाएंगे क्या, तो एक इसकी फिजिबिलिटी का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और सर जो इसका सेमेस्टर 8 है उसमें भी 2020 लेसन प्लान्स हम लोगों को कवर करने होंगे जो कि 3 वीक में करने होंगे और 2 लेसन्स पर डे के अकॉर्डिंग। तो सर इसमें वर्किंग डेज ही हम लोग को अगर मैक्सिमम किया तो भी 18 ही मिल पाएंगे, तो इसमें भी कैसे हम लोग इनको कवर अप करेंगे ये एक थोड़ा सा भी मतलब अगर ये ड्यूरेशन वहाँ थोड़ा ज्यादा होता तो भी शायद ऐसा मतलब हमें मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसके जी रश्मि मैम मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसमें ये आपको मान के चलना है कि ये एक सुझाव है, आप चेंजेस कर सकते हैं और हमको ढांचा बदलना पड़ेगा। जी 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 जब मैं प्रैक्टिस टीचिंग कह रहा हूँ तो मैं हमेशा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा स्कूल में ही जाइए, आप अपने यहाँ भी प्रैक्टिस टीचिंग करा सकते हैं। तो वे आउट आप जब चलेगा तभी हमको समस्या भी समझ में आएगी और तभी हम उसको निकाल भी पाएंगे। तो आपकी चिंता ये नहीं करनी कि हाँ, और ऐसा भी नहीं हमको एजुकेशन चलाना है, जी सर, आपको अधिकार रहेगा बदलने का, तो आप बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत बड़ा चैलेंज था और आप लोगों ने बहुत बड़ा टास्क करके बहुत इजी कर दिया है हम लोगों के लिए। और सर जैसे कि अभी सभी लोगों ने कहा कि वास्तव में अभी तो इस कोर्स के लिए जब तक एनसीटी का अप्रूवल नहीं होता तब तक इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन का भी बहुत मतलब शायद नहीं है अभी, तो फिर भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी और कोई पूछना चाहे तो गीता मैडम, डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर, सबको नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मतलब जो बात कॉमन निकल के आ रही है कि जब तक एनसीटी इसको मान्यता नहीं देगी तब तक शुरू नहीं होगा, तो ये मान्यता जो होगी वो कॉलेज वाइज जाएगी, यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएगी, किस तरह से इसको अप्लाई? जैसे हाँ आप जानते हैं सर हमारा कॉलेज कंपोजिट कॉलेज है, तो वहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड बीएससी चल रहा है और बीएड का डिपार्टमेंट भी उसी कॉलेज का एक पार्ट है हमारा। तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि इन कॉलेजेस में खोला जा सकता है, यहाँ शायद दिक्कत ना आए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा सर? मैडम वो पूरी प्रोसेस हम लोगों को करनी ही पड़ेगी, एनसीटी को अप्लाई करना होगा, एनसीटी का इंस्पेक्शन होगा और हमें तो आपके यहाँ और कल्पना जी के यहीं शुरुआत करेंगे सबसे पहले, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। DWT में भी ऑप्शन नहीं है और हमारे यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। क्यों सोभिता मैडम, है ना? अनम्यूट कर लीजिए मैडम, सोभिता मैडम अनम्यूट कर लीजिए। मुनीश जी बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। पहले एक सिलेबस ड्राफ्ट होना ये बहुत जरूरी है। सिलेबस से जो तो बाकी की फिजिबिलिटी है जो अलग अलग हो जाएगी कि कैसे हम इसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे और एनसीटी क्या देता है, पहले आप अपने लेवल पे मैडम मैंने एक आपको स्टेट लेवल का जो सिलेबस था वो भेजा था। बेसिकली क्या है, स्टेट से हमारे पास एक सिलेबस है, 30% मॉडरेशन के साथ हमको उसी को करना है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है मैडम। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमारे पास टाइम है इतना कि एनसीटी के साथ और फॉर्मेलिटीज और एनसीटी क्या देती है, तब तक अब हम क्या कर रहे हैं आज, मतलब यदि आप सारे लोग सहमत हों तो आइडियली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब थियोरेटिकली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस कंडीशन के साथ जब तक कि एनसीटी अपनी रेगुलेशंस नहीं भेजती है और जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं वो एनसीटी को 4 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, एनसीटी की जो भी मेथोडोलॉजी है उससे वो उसको जब तक रिकॉग्निशन नहीं देंगे तब तक हम रन नहीं कर सकते। लेकिन अपने एंड पर हम क्या करेंगे, अब
अब हम ये इस जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसके सिलेबस वगैरह को पूरा मॉडरेट कर लेंगे 30% की जो कंडीशन है उसके साथ। यही मैं कह रही थी कि आप अपने हाँ, यहाँ की तो हम तैयारी रखेंगे उतनी करके। पहले सबसे पहला काम जो है वो सिलेबस मॉडिफाई कीजिए आप अपना। जी जी जब आप सिलेबस से संतुष्ट हो जाए फिर आगे आएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। जी 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 जी। सुनीता मैडम कुछ कह रहे हैं? जी जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि मुनीश जी आपने कहा कि हमारा कॉलेज जो है सिंगल फैकल्टी कॉलेज है और मुझे ये समझना है कि हम कैसे ये 4 ईयर का कोर्स अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, इसकी कोई संभावना है? प्रदीप सर। मैम आपके यहाँ एजुकेशन है सिर्फ? नहीं सर, केवल हमारे यहाँ BEd MAd क्लासेस होते हैं, कोर्स चलते हैं बस। वही मैं कह रहा हूँ। और ग्रेजुएशन के कोई कोर्सेज नहीं है? जी जी कोई नहीं है। हाँ तो मैम आप देखिए NCT NEP में साफ साफ लिखा है, अगर वो NEP चलती है और मानी जाती है पूरा जी तो उसने लिखा है कि 2030 तक आपको BEd के साथ साथ और कोर्सेज भी चलाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप अपने यहाँ कोशिश करिए कि कुछ ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलने शुरू। BA के लिए हमने अप्लाई किया है, BA के लिए सर अप्लाई किया है इस साल। एक बार आपके पास ग्रेजुएशन के कोर्सेज हो जाएंगे तो फिर आप अगले पड़ाव में इस कोर्स को देख सकते हैं। क्योंकि सर सिलेबस बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, बहुत ही अप्रिशिएटिंग है और मुझे लगता है कि सिलेबस से बच्चे बहुत कुछ अच्छे टीचर बनने की तरफ अग्रसर हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें कवर अप हो रही हैं जो हम सोचते थे कि सिलेबस में होना चाहिए, वास्तव में प्रैक्टिकली वो चीज़ें काफ़ी कुछ कवर अप हो रही हैं सर उसमें। तो मैं बहुत इच्छुक थी किस तरह अपने कॉलेज में इसको मैं लागू करा सकूं। अब आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है मैं करूंगी। BA तो मैं ला रही हूँ और सिलेबस को लाना चाहूंगी पूरे अपने कॉलेज में। थैंक यू सर। क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें NEP में कि अगर सिंगल फैकल्टी है तो वो फेस्ड मैनर में उनको अपना इम्प्लीमेंट करना ही होगा। जैसा भी सर ने बताया ये मस्ट है, क्योंकि सिंगल फैकल्टी कोई भी इंस्टीट्यूट 2030 के बाद नहीं रहेगा। उन्हें अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी फैकल्टी उनको होना ही होगा। सिंगल फैकल्टी कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा जिसमें BEd ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं। तो सर डिसीजन की तरफ बढ़े हम लोग। यदि आप कल्पना मैडम कुछ आप कहेंगे? कल्पना मैडम। हमने कह दिया था, कह चुके थे हम तो। हाँ बता एकदम सही। तो हम लोग डिसीजन की तरफ बढ़े थोड़ा सा। एक मेरा कुछ इनपुट होगा। जी। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं और उस प्रोग्राम को एग्जिस्टिंग जो रेगुलेशन है वो NCT में उसकी बात है कि नहीं। जैसे BSc BEd या BA BEd तो उसकी बात ऑलरेडी NCT में है, तो उसके लिए कोई आपको केवल एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करना होगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब बाकी सारी चीज़ें जो फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्मल चैनल फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो हम जो 30% जो करिकुलम में जो मॉडिफाई करें उसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि एक तो हम जब हम BA ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस को और जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस को यदि हम मैप करें तो उसमें कम से कम 60-40% का इंटरलिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे स्टूडेंट के बीच में कि जब वो सपोज कि UG और PG के प्रोग्राम में बहुत इंटरलिंकिंग नहीं होती है तब क्या होता है कि जिस यूनिवर्सिटी ने इंटरलिंकिंग किया हुआ है वहाँ के बच्चे UGC नेट क्वालिफाई करने का जो रेशियो होता है वो उनका ज़्यादा होता है। तो हमें इस सिलेबस में ये ज़रूर देखना चाहिए करिकुलम जब भी हम फ्रेम करें तो जो UGC नेट का जो सिलेबस है जो टीचर एजुकेशन का है या एजुकेशन का जो भी है उसका कम से कम जो इंटरनल जो कंपोनेंट है वो जहां जहां पे फिट हो रहा है कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पे 60% जरूर हम डालें उसमें, क्योंकि तब जब बच्चा जब ऐसे ही जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करेगा तो डेफिनेटली उसकी मास्टरी होगी और फिर क्या होगा कि हमारे
स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूशन से डेफिनेटली नेट का जो रिजल्ट होगा, नेट क्वालिफाइंग का जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। ये एक मेरा सजेशन है कि उस डायरेक्शन में भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 इयर्स 3 इयर्स बिफोर, मुझे लग रहा है कि 2 इयर्स बिफोर यूजीसी ने अपने नेट के करिकुलम को काफी मॉडिफाई कर दिया है। जो पुराना करिकुलम था उसमें एकदम कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब क्या है कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं वो यूजीसी ने जो चेंज किया है एजुकेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग टू उन्होंने अपने करिकुलम को मॉडिफाई नहीं किया है। तो हमारे यहाँ बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू उनको और कुछ भी सर्व किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो इसको मैचिंग करना बहुत जरूरी है, मैपिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि जब आप, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी को अब एक मैंडेट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है नैक का, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ वो जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो नैक में जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो 7 क्राइटेरिया पे जो किसी भी यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूशन को जो असेस किया जाता है, उसमें क्योंकि आज न कल हम सभी को जिनका ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है वो चाहेंगे कि हम इससे बेटर हमारा असेसमेंट हो, एक्रेडिटेशन हो, और जिनका नहीं हुआ है उनको असेसमेंट करवाना ही होगा नैक से, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो विदाउट नैक वाले जो भी हैं उनको भी फेज आउट मैनर में या तो बंद किया जाएगा और या तो उसको उसके लिए फिर टाइम स्लॉट दिया जाएगा। तो नैक का जो करिकुलम, जो डिजाइन एंड प्लानिंग का जो कंपोनेंट है, उसमें करिकुलम कैसा होना चाहिए और उस करिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिसमें उनका एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है, उसको जरूर ध्यान में रखा जाए। जैसे प्रोग्राम आउटकम्स डिफाइंड होनी चाहिए, जैसे प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स डिफाइंड होने चाहिए, और उसके बाद लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड होने चाहिए। मीन्स क्या कि प्रत्येक प्रोग्राम का प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और लर्निंग आउटकम्स, ये बिल्कुल आप जब करिकुलम ड्राफ्ट करें तो वो करिकुलम फुली आपके उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस करिकुलम को डेवलप करके ड्राफ्ट करके जब आप वेबसाइट पे डालेंगे और जब आप नैक के लिए अप्लाई करेंगे तो नैक में वहीं से ऑनलाइन उसकी मैपिंग हो जाती है कि आपका जो नैक का जो आपका जो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो करिकुलम नैक के गाइडलाइंस के अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग टू है कि नहीं। तो ये एक, क्योंकि अभी डेवलप होने जा रहा है, तो अभी से यदि इन सभी क्राइटेरिया को यदि ध्यान में रखा जाए तो डेफिनेटली आप फिर उस मेहनत से बचेंगे कि जो बाद में आप नैक के अकॉर्डिंग टू आपको अलग से कुछ प्रयास करने होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो और एक सवाल ये है कि जैसे कि केवल जहाँ पे बीएड चल रहा है, एमएड चल रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन को ग्रेजुअली फेज आउट मैनर में बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए जहां केवल टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं उनको मल्टीडिसिप्लिनरी होना होगा, और इसीलिए अभी से वो कोशिश करें कि अपने इंस्टीट्यूशन के अपने जो रेगुलेशंस हैं, एक्ट एंड स्टैट्यूट्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग टू डेफिनेटली वो फेज मैनर में अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी बना लें, अपने आप को एक लिबरल प्रोग्राम वहां पे जरूर स्टार्ट करें, नहीं तो अदरवाइज उस इंस्टीट्यूशन का जो एग्जिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली फेज आउट मैनर में उसको फेज आउट कर दिया जाएगा। तो ये एक मेरी तरफ से एक सजेशन था, इसको यदि अपनाया जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना होगी। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, रवि रंजन सर से है कि सर जैसे पहले सिलेबस जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्रूव होगा या वहाँ बनेगा उसके बाद जैसे परमिशन पहले सिलेबस का हम इंतजार करें या पहले अप्लाई करें अप्रूवल के लिए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशन कभी भी करिकुलम नहीं बनाती है। आप जब नैक के भी कंपोनेंट में जब आप देखेंगे, नैक के भी कंपोनेंट में जब देखेंगे तो वहां पे कॉलेज का जब असेसमेंट होता है तो उनके केवल करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म को चेक किया जाता है, और जो आपके करिकुलम को जो डिजाइन और डेवलप करने का जो ये है वो यूनिवर्सिटी को है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री देगी, आपका इंस्टीट्यूशन डिग्री कन्फर नहीं करेगा। तो आप उसमें और उस यूनिवर्सिटी में बेसिकली यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन कुछ और पढ़ा रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन, लेकिन कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा और कन्फर जो होगा डिग्री जो किया जाएगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी का कार्य है वो अपने रीजनल वेरिएंस को मेंटेन करते हुए
वो करिकुलम को डिजाइन करे, ड्राफ्ट करे, और इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट होगा वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का होगा। नहीं सर, वही जान रही हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल से पहले सिलेबस का काम हो जाए के बाद अप्लाई किया जाए सर। मैडम, अभी आप यहाँ यूनिवर्सिटी के पार्ट पे बैठी हैं, कॉलेज के पार्ट पे अभी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के पार्ट पे है। हम लोग उस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद एनसीटी जब ओपन करेगी तो हम उधर अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। अभी तो एनसीटी ओपन करें तो मुझे लगता है जैसे बीए वगैरह के कोर्स के लिए तो अप्लाई यूनिवर्सिटी को कर ही सकते हैं। जो आपके ग्रेजुएशन बीए के लिए कर सकते हैं, के लिए आप अपने यूनिवर्सिटी से प्रोसेस करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, जब आप खास करके बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, ये सब भी खास करके जो नॉन टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम है वो भी कानपुर यूनिवर्सिटी में चल ही रहा है, उसको तो एनसीटी से कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। तो थोड़ा सा हम लोग डिसीजन की तरफ बढ़े, यदि आप लोग इजाजत दें। प्रदीप सर थोड़ा सा बिल्कुल मेरी तरफ से माइक थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं कौशल सर। एक तो मतलब यदि आप लोग सहमत हो तो इसको हम एज इट इज आज की डेट में अडॉप्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकली। एक दूसरी चीज सर जो कंडीशन कर रहे हैं वो ये है कि इंस्टीट्यूशन विश टू रन ए बीएससी, बीएड and BA B.Ed course need to obtain a recognition order from NCTE। इसकी लैंग्वेज को अपन लोग फाइनल कर लेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से रखेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर लूंगा, और उस करेक्शन को जो भी होगा उस करेक्शन के साथ फाइनल जो वर्डिंग है उसको हम लोग ले आएंगे, ठीक है। कि कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि इसको रन करेगा तो उसको एनसीटीई से रिकॉग्निशन ऑर्डर्स चाहिएंगे। तीसरी चीज जो है वो है कि जो रेगुलेशंस फ्रेम होंगी इस कोर्स को रन करने के लिए वो हम लोग करेंगे इन द लाइट ऑफ एनसीटीई रेगुलेशंस, मतलब रेगुलेशंस विल बी फ्रेम्ड इन द लाइट ऑफ एनसीटीई रेगुलेशंस। और चौथी चीज जो लास्ट में रजनी रंजन सिंह जी कह रहे थे, उस सुझाव को भी हम लोग डाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी 4 ईयर प्रोग्राम का सिलेबस जिस तरह से भी बनाएंगे वो सारा आपके सामने से जाएगा। हम लोग उस पर एक वर्कआउट कर लेंगे और टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ डिस्कशंस में रहेंगे कि किस तरह से उसकी यूजी और पीजी कोर्सेज की लिंकेजेस करें, और दूसरी बेहतर चीजें क्या की जा सकती हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट में भी, और इंस्टीट्यूशन की जो नेक की ग्रेडिंग है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। तो इस तरह से यदि ये 4 डिसीजंस पर आप एग्री करें तो मुझे लगता है इन डिसीजंस के साथ हम लोग आज इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। बाकी आप लोग जैसा और सुझाते हैं। ठीक है ओके सर। लैंग्वेज जो होगी उसको हम लोग शेयर कर लेंगे, और फाइनली और फिर सर क्या होगा कि मैं आप लोगों के पास एक अटैचमेंट के फॉर्म में इसको भेज दूंगा, और आप उस पर या दूसरी चीज पर उस पर एग्री करके कि हाँ एक्सेप्टेबल टू, मतलब चीजों को जैसे भी है इससे कैसे करें बताइए कौशल जी। मीटिंग तो हमने कर ली, हालांकि मेरे वाइस चांसलर ने इतनी फ्रीडम दी है कि कन्वेनर जो अपने हाथ से लिख के दे देंगे हम उसको मान लेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपने मेंबर्स से इन राइटिंग भी जो डिसीजंस हैं उस पर एक कंसेंट ले लें, और उसके बाद उसको भी लगा के हम अपना जो ईडीपी ऑफिस है, सेक्शन है, उसको दें, जिससे कि वो हमारे मेंबर्स से और थोड़ा सा वजन पड़े हमारे डिसीजंस में। सर जिससे आपकी यूनिवर्सिटी सहमत हो, दोनों तीनों तरीके से लोग कर रहे हैं, तो मान लिया जाता है कुछ लोग डिजिटल सिग्नेचर करवा रहे हैं, तो जो आप लोग अग्री करें। ठीक है। अच्छा, आपको जो सुविधाजनक और ज्यादा जरूरी लगता है वो करवा लो, हम लोग तो साथ में है ही है, आपको क्या चाहिए। आपके साथ की वजह से ही हम लोग इस मीटिंग को इतना अच्छा कर पाए। तो आज की इस मीटिंग को अब हम लोग खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का, प्रदीप सर का, उदय सर का, कौशल सर का, जलन जी का, रजनी रंजन सिंह जी का, और पुनीता मैडम का जो इस समय में भी वो हमारे साथ कनेक्ट हुई, और अपने सभी आंतरिक जो सदस्य हैं, डॉक्टर गीता डोडेरा जी, डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शोभिता अग्रवाल जी, डॉक्टर रश्मि गोरे जी, और अपने तकनीकी जो हमारे इस मीटिंग में साथ जुड़े रहे, दर्पण दुबे जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम एक अच्छा
जो एक सिलेबस है, उसकी जो रेगुलेशंस है, उन रेगुलेशंस को लेकर आएंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और मेरा काम बहुत आसान शुरुआत के आप सब लोगों ने, प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा जी ने खुद कर दिया कि एनसीटी की एब्सेंस में हम लोग इस कोर्स को रन नहीं कर सकते, तो वो बहुत आसान काम हो गया। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और एक इस रिक्वेस्ट के साथ कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, सबको व्हाट्सएप पर एक मैंने बिल की कॉपी भेजी है, तो उस बिल की कॉपी को प्रिंट आउट करके उस पर पूरी डिटेल्स कराकर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। वाइस चांसलर साहब इस समय बहुत पर्टिकुलर हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को हमेशा उनके नॉलेज में लाया कि साहब काम तो हम करा लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी हमारे पैसा नहीं देती है, तो हम लोगों को बड़ा मुश्किल होती है कि कैसे हम रिक्वेस्ट करें बार बार। एक आध बार तो काम हो सकता है फ्री में, बार बार तो नहीं हो सकता। तो वाइस चांसलर साहब ने एश्योर किया है कि बिल को रिसीव होने के बाद विद इन 72 आवर्स हम जो है पेमेंट्स करेंगे। तो ये हम टेस्टिंग भी कर लेंगे, आप और हम भी। तो मुझे लगता है जल्दी से आप उस बिल को भिजवा दीजिएगा, और आप लोगों के सुझाव हम लोगों को विश्वविद्यालय के हित में मिलते रहेंगे। मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपका भी आभार और सबको नमस्कार। सर, थैंक यू ऑल।